Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी का जीएसटी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का माइनर सब्जेक्ट का, उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के भी और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के भी, साथ ही में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस को डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आप इसको वीडियो को देखकर आपका रिवीजन भी हो पाए और आप क्विक रिवीजन से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाएँ और क्वेश्चंस का आंसर्स किस वे में करना है ये भी समझेंगे हम लोग आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो कि हर सब्जेक्ट की बेसिक और इंट्रोडक्टरी यूनिट होती है। इस यूनिट में हम बेसिक क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहला वो होने वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा ही जा सकता है और पूछा ही जाने के बहुत सारे चांसेस हैं इसमें। उसके बाद हम नेचर और स्कोप डिस्कस करेंगे और एक जो क्वेश्चन इसमें से पूछने की पॉसिबिलिटी है और लास्ट ईयर भी पूछा गया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग अपने सेफ साइड के लिए तीनों डिफरेंसेस कवर करके जाएंगे क्योंकि कोई भी दो अकाउंटिंग ब्रांच में डिफरेंस अगर आता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले जब आप इसका मीनिंग समझाएंगे तो आपको दो वर्ड्स मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग को सेपरेटली समझाना होगा, ठीक है। सेपरेटली समझाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके को मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस हैं, साथ में आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सबसे पहले आप समझाइए टर्म मैनेजमेंट को, देन समझाइएगा टर्म अकाउंटिंग को। मैनेजमेंट में आप समझाएंगे मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर with the help of others. Management includes functions of planning, organizing, directing, staffing, controlling, ये सब समझाएंगे, ठीक है। फंक्शंस बताएंगे पूरे। उसके बाद आप अकाउंटिंग में बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग द अकाउंट मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना टू द इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों मीनिंग को समझाने के बाद आप एक कंबाइंड मीनिंग निकालेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टर्म का। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन that assist the management in planning, decision making, directing and control within the framework of fulfilling the organizational objectives। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने मीनिंग की। अब हम बात करते हैं नेचर की भी, क्योंकि जब आप कोई भी बेसिक समझाओगे टर्म तो आपको उसका नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप आना ही चाहिए। नेचर में आप बताओगे कि ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है कि अकाउंटिंग करनी है लेकिन फॉर द purpose of decision making and for the purpose of communicating it to the managers, to the top level managers so that they can frame the policies and rules for the organization। उसी तरीके से तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये सिस्टम में केवल एक ही पार्ट नहीं है कि हम केवल कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नहीं, हम यहाँ पे डेटा भी कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डिसीजंस भी बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक। ये कैसा ब्रांच है, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि पॉलिसीज़ फ्रेम कर सके, डिसीजंस लिए जा सके। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा अप्रोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। उसके साथ आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सिलेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या उन्हीं एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने वाले हैं, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं
जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस है। और लास्ट में हम बता देंगे अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ ही किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ईदर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमने डिफरेंस की बात की थी। अभी स्कोप डिस्कस करना रह गया है, उसके बाद ही हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। स्कोप में आप बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारी एस्पेक्ट और टेक्निक्स कवर होती हैं जो मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में। तो आप इसमें स्कोप के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, बजटिंग को, इन्वेंट्री कंट्रोल को, टैक्स प्लानिंग को, ये सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है 1 to 2 लाइन्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस में स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि आपको बेसिस सबसे पहले क्लियर होने चाहिए कि किन किन बेसिस पे आप इन तीनों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे करिएगा सबसे पहले, फिर हिस्टोरिकल कंसेप्ट है कि फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है ये बताइएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। यहाँ हम पुराने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है, क्योंकि इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं या फिर डिसीजंस लेते हैं जो कि फ्यूचर एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। फिर कंपल्शन की अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं है। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉलंटरीली यूज़ की जाती है। उसी तरीके से टाइम पीरियड बताएंगे कि टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या होता है, 1 ईयर का होता है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद स्कोप, उसके बाद आप लास्ट बता सकते हैं स्कोप कैसा है इसका, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। वो स्टेटमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करते हैं या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं। बेसिकली कंपनी 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। पहला इनकम स्टेटमेंट जो कंपनी की इनकम शो करता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पहले सॉल्व किए हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, देन बैलेंस शीट को मैच करना होता था। उसके बाद पोजीशन स्टेटमेंट की बात करें तो पोजीशन स्टेटमेंट जिसको बैलेंस शीट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट जो कि कंपनी बनाती है एक पर्टिकुलर डेट पर इन ऑर्डर टू नो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। अब बात करते हैं अदर स्टेटमेंट्स की। तो अदर स्टेटमेंट में कंपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट्स जिसमें वो फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो कंसिडर करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं। 12th क्लास में भी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा है पहले भी। उसके बाद हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये कुछ टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी बनाती है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। उसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी वो सेम क्वेश्चन आया था पेपर में कि एक्सप्लेन मेथड्स फॉर एनालिसिस या एक्सप्लेन टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपको टेक्निक्स लिस्ट अप करनी है। सबसे पहले टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में हेल्प करती है। उसमें कुछ टेक्निक्स के ये नाम हैं जैसे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड हम लोग 12th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। हम जहाँ पर स्टेटमेंट बनाते थे, बेस परसेंटेज हम 100 लेते थे, फिर हम ये पता करते थे कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हमने रेशियो एनालिसिस भी पढ़ा है, वो भी एक टेक्निक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी इसकी एक एनालिसिस की ही टेक्निक है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी इसी की एक टेक्निक है। तो आप 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट अ शॉर्ट नोट। इस पर शॉर्ट नोट आने के चांस है। लास्ट ईयर में टर्नओवर रेशोज़ के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था। तो शॉर्ट नोट में आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को बताएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ क्या होते हैं। जो
प्रॉफिट पता करने के लिए कि इन अ ईयर कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सेल्स से कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 ही तो करते हो, क्योंकि जिसमें हम ये पता कर रहे हैं कि सेल्स से कितना प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो उसी के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल रेशोज़ में कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पर या कंपनी की फाइनेंशियल लिक्विडिटी के बेसिस पर, जहाँ पे हम करंट रेशो, क्विक रेशो पढ़ते हैं कि करंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास इन टर्म्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, या क्विक एसेट्स कितने हैं इन टर्म्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। टर्नओवर रेशो की बात करें, टर्नओवर में है कि कितने इन अ ईयर कितने सेल्स को हम टर्न कर पाए हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हम इन्वेंट्री के टर्नओवर की बात करते हैं, या डेटर टर्नओवर रेशो होता है कि विद इन अ ईयर हमने कितने डेटर्स को टर्न कर लिया है इनटू कैश। फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो होता है, ये सारे रेशोज हैं। चांसेस हैं स्टूडेंट्स कि रेशोज़ के रिगार्डिंग एक आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सारे रेशोज़ के फॉर्मूले अच्छे से तैयार करके जाने हैं। जैसे कि करंट रेशो दैट इज़ करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक रेशो दैट इज़ क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, इनका आइडियल रेशो क्या होता है। क्वेश्चन आएगा अगर ज़्यादा चांस है तो या तो टर्नओवर रेशो से आएगा या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से आने के चांसेस है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसमें क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं इंक्लूड होता, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट 3 से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या तो वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऑफिशियल या रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या रूल्स हैं जो एक रेगुलेटरी बॉडी इशू करती है, जो गाइड करता है एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्हें कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, मेज़र करना है या डिस्क्लोज करना है। क्योंकि सारे अकाउंटिंग जो भी हम बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसे हर एक स्टेटमेंट हर एक स्टैंडर्ड के अंडर बनाया जाता है। तो वो ही स्टैंडर्ड गाइड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन शो करनी है, किस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है और किसे डिस्क्लोज़ करना है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में ही आने के ज़्यादा चांस है, लॉन्ग में तो नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेजेस। लेवरेजेस में आप बताएंगे कि लेवरेज क्या है। लेवरेज के अंदर आपको टाइप्स भी बताने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ठीक है, विद इट्स फॉर्मूलाज एज वेल। उसके बाद शॉर्ट नोट जो पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पर बेस हो सकता है। तो आप मैनेजमेंट ऑडिट में ये बताएंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, उसके बाद इसे करना कंपलसरी है या नहीं है, जो कि नहीं है, तो आप इसके बारे में शॉर्ट नोट के तौर पे पढ़ के जाइएगा। फिर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टाइप का मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, जो नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अकाउंटिंग करनी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देकर, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करोगे तो अथॉरिटी तो डेलीगेट करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते थे ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, जिसमें ये बोलते थे ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू अथॉरिटी, तो ही तो काम हो पाएगा पॉसिबल। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है जो अथॉरिटी डेलीगेट करता है मैनेजर्स को और उनको अकाउंटेबल बनाता है फॉर द कॉस्ट, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। ठीक है, और चांसेस हैं स्टूडेंट कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हो सकता है शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर बेस्ड हो, तो एक बार फॉर्मेट को रीड आउट करके जाइएगा। वैसे तो अभी तक ये देखा गया कि हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का और क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है कि आप थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर सकें, तो देख के जाइएगा। अगर आपका पेस है, अगर आप उसमें अपना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, तो आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 से तो चांसेस हैं कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल ही पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल अगर आएगा भी तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बेस पर आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस हैं कि व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आप समझाएंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है या टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें केवल मार्जिनल वर्ड इज़ इक्वल टू एडिशनल। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, मतलब जहाँ पर केवल
एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को निकाला जाए, मींस यहाँ हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। वहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम हर कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक डिफरेंस तो यही है, लेकिन आप समझाएंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग जहाँ एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन पर आने वाली वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, वहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसा मेथड है जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मेक और बाय डिसीजन और प्राइसिंग डिसीजन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट ईयर भी पूछा गया है। क्वेश्चन में केवल एक पार्ट पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मेक और बाय डिसीजन। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेक और बाय डिसीजंस होते कौन से हैं। बेसिकली मेक और बाय डिसीजंस का मतलब है कि कंपनी अज्यूम करे या कंपनी को किस चीज़ के, मतलब कंपनी अगर कोई यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है या कुछ प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज़ का, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या फिर उसको बाहर से मंगाने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी कॉस्ट पर आने वाली, या उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको। तो मेक और बाय डिसीजन गाइड होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू, जो बताता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कंपनी की फिक्स रहने वाली है, लेकिन जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से प्राइसिंग डिसीजन भी उसी पर डिपेंड होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग पर। तो क्या रोल है इसकी थ्योरी पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद शटडाउन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं, जिसमें आप बताएंगे कि शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंपनी अपनी केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाती है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा सेफ्टी मार्जिन है जो मतलब एक तरीके का डिफरेंस है बिटवीन द सेल्स एंड द बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्रेक इवन पॉइंट पर आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसमें फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये तैयार करके जाइएगा, इस पर न्यूमेरिकल आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 5 से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो या तो ये हो सकता है व्हाट इज़ बजटिंग एंड मेंशन इट्स टाइप, या व्हाट डू यू मीन बाय बजट एंड मेंशन इट्स टाइप्स। तो आप बताएंगे बजट बनाने की प्रोसेस को बजटिंग बोलते हैं। उसके बाद उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या है? बजट इज़ द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फिर टाइप्स में आप कैश बजट बताएंगे, फिक्स्ड बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, इन सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, डिफरेंस तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बताएंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट्स क्या है या इसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स तो बहुत सारे हैं, ऑपरेशनल रिपोर्ट अलग, सेल्स रिपोर्ट अलग, डेली रिपोर्ट अलग। तो ये पूरा एक चार्ट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है, एक बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स क्या होती हैं? मतलब रिपोर्ट्स बेसिकली रिटन स्टेटमेंट्स होता है जिसके अंदर फैक्ट्स और डेटा होता है, और जो रिपोर्ट बेसिकली हम मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं ताकि वो डिसीजन ले पाएँ, उन्हें मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद आपके लिए 2 शॉर्ट नोट में लेकर आई हूँ। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग एक फिनेंशियल मेथड है जहाँ पर हर एक्सपेंसेस को आप जस्टिफाई करते हो फॉर ईच न्यू पीरियड। मतलब आप यहाँ बेस क्या लेके चलते हो? ज़ीरो लेकर चलते हो। आप क्या मानते हो कि प्रीवियस ईयर बजट को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेके चलते हो, आप बेस ज़ीरो लेके चलते हो। जैसे अपन कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, बेस आप प्रीवियस ईयर लेते हो ना, या कंपैरिजन करते हैं, बेस आप प्रीवियस ईयर लेते हो, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर बजट को यूज़ नहीं किया जाता है एज स्टार्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद बजटरी कंट्रोल में आप बताएंगे कि बजटरी कंट्रोल क्या है, कि जो हम जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो प्री प्रिपेयर्ड बजट है उनके बेसिस पर करते हैं, जो कि हम करते हैं। फिर हम लास्ट में चेक करते हैं हमारे एक्चुअल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस थे, आर दे इक्वल विद द एक्चुअल एक्सपेंसेस और नॉट, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए यूनिट 1 टू यूनिट 5, जिनके पूछे जाने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप प्रिपेयर करके जाइएगा, और साथ में अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
क्योंकि स्टूडेंट्स एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और उसमें मोटिवेशन की भी उतनी ही रोल इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं करेंगे या वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो अगर आपको और भी कुछ समझना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा। आप एक बार सारे, अभी तो टाइम है, आप अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।